12 नवंबर 1996 दोपहर के 3:55 कजाकिस्तान देश में एक शहर है शिमकेंट नाम से। इस शहर से कजाकिस्तान एयरलाइंस का एक चार्टर एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करता है। ये विमान नई दिल्ली जा रहा है। इसमें कई सारे छोटे ट्रेडर्स बैठे हैं पड़ोस के किर्गिस्तान देश से, जो इंडिया जा रहे हैं वूल खरीदने के लिए, जिसे वापस लाकर सेंट्रल एशियन बाजारों में बेच सके। उसी समय दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक सऊदी अरेबियन एयरलाइंस की एक फ्लाइट तैयार हो रही है टेक ऑफ करने के लिए। इस फ्लाइट में 312 पैसेंजर्स बैठे हैं, जिनमें से 231 इंडियंस हैं, जिसमें वर्कर्स थे जैसे कि कंस्ट्रक्शन वर्कर्स। बस सऊदी अरेबिया जा रहे हैं काम ढूंढने के लिए, जिससे कि अपने परिवारों के लिए पैसे वापस भेज सके। शाम के 6:33 पर सऊदी अरेबियन एयरलाइंस की ये फ्लाइट टेक ऑफ करती है दिल्ली एयरपोर्ट से। इसी शाम पर ट्रैफिक कंट्रोलर वी.के. दत्ता ड्यूटी पर है। ये दोनों सऊदी और कजाक विमानों से कम्युनिकेट करने लग रहे और उन्हें गाइड करने लग रहे। इन्होंने ही सऊदी वाले एयरप्लेन को क्लियरेंस दी कि वह टेक ऑफ कर सकती है दिल्ली एयरपोर्ट से। कुछ मिनटों बाद सऊदी में बैठे पायलट्स रिपोर्ट करते हैं इन्हें कि सऊदी वाला जो प्लेन है वह 10,000 फीट की हाइट तक पहुंच चुका है। वो इनसे क्लियरेंस रिक्वेस्ट करते हैं कि क्या वह 14,000 फीट की हाइट तक जा सकते हैं। दत्ता इस परमिशन को ग्रांट कर देते हैं। दूसरी तरफ कजाक वाला एयरप्लेन लैंड करना चाह रहा है। दत्ता कजाक वाले एयरप्लेन से कहते हैं कि वह 15,000 फीट की हाइट पर रहे, उससे ज्यादा नीचे ना उतरे, क्योंकि ये 14,000 फीट की हाइट पर यह सऊदी वाला एयरप्लेन है। दोनों विमानों के बीच में कम से कम 1000 फीट का डिस्टेंस, वर्टिकल डिस्टेंस रहना चाहिए। वी.के. दत्ता को अपने स्क्रीन पर ये दोनों एरोप्लेन्स ब्लिंकिंग डॉट की तरह दिखने लग रहे हैं। कुछ ही मिनटों में ये देखते हैं कि कैसे दोनों ब्लिंकिंग डॉट एक दूसरे के करीब आए जा रहे हैं, और फिर देखते ही देखते ये दोनों डॉट्स एक दूसरे में फ्यूज हो जाते हैं और फिर अचानक से गायब हो जाते हैं। ये वह पॉइंट था जब दत्ता को पता चला कि यहाँ पर कुछ तो बहुत खराब हो गया है। दिल्ली से करीब 100 किलोमीटर दूर एक छोटा सा शहर है चरखी दादरी, और इससे पहले कि वह सोच पाते कि यहाँ पर हो क्या रहा है, आसमान से लोहे के टुकड़े बरसने शुरू हो जाते हैं। पता चलता है कि ये दो विमान एक दूसरे के साथ क्रैश हो चुके हैं। ये देश के इतिहास का पहला और इकलौता मिड एयर कॉलिजन बन जाता है, और साथ ही साथ वर्स्ट एयर डिजास्टर इंडिया की हिस्ट्री में। इस कहानी को गहराई से समझने के लिए कि ऐसा क्यों हुआ था और इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा इंडिया के एविएशन सेक्टर में, इसके लिए हमें आसमान के नियमों को समझना पड़ेगा। आसमान में एरोप्लेन्स के लिए भी सेट पाथ होते हैं। सारे विमान इन्हीं पाथ पर चलेंगे। इस पाथ को कहा जाता है एयरवेज, और आगे जैसे सड़कों को ट्रैफिक लेन में डिवाइड किया जाता है, ऐसे ही एयरवेज को एयर कॉरिडोर्स में डिवाइड किया जाता है। इमेजिन करके देखो, अगर आने वाली गाड़ियों के लिए और जाने वाली गाड़ियों के लिए एक ही ट्रैफिक लेन हो सड़क पर, तो क्या होगा? बहुत ही हाई चांसेस होंगे एक्सीडेंट होने के। इसी रीजन से एयरपोर्ट अलग अलग कॉरिडोर्स रखते हैं, आने वाले एयरप्लेन्स के लिए और जाने वाले एयरप्लेन के लिए, ताकि एक्सीडेंट होने की गुंजाइश कम हो। अब इसके अलावा जिस हाइट पर एरोप्लेन फ्लाई करने लग रहे हैं उसे फ्लाइट लेवल कहा जाता है। इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग इन्हीं दो प्लेन के बीच का जो फ्लाइट लेवल होता है वह कम से कम 1000 फीट का सेपरेशन होना चाहिए। तो एक एरोप्लेन दूसरे एरोप्लेन से वर्टिकली कम से कम 1000 फीट दूर होना चाहिए। इसके अलावा हर एरोप्लेन के चारों तरफ 14 किलोमीटर का रेडियस होना चाहिए सेफ्टी के लिए। और अगला सवाल ये उठता है कि ये कौन इंश्योर करेगा कि इन रूल्स को फॉलो किया जा रहा है सारे एरोप्लेन्स के द्वारा? ये इंश्योर किया जाता है एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के द्वारा, यानी ATC के द्वारा। जमीन पर बैठे ATC एक ही चीज हमेशा मॉनिटर करके रखते हैं कि जो भी एरोप्लेन आसमान में है वह किस पोजीशन पर है, कितनी स्पीड से चलने लग रहे हैं, कितने एल्टीट्यूड पर है और कितनी हाइट पर है। ये सब चेक करना बहुत जरूरी होता है ताकि सारे एरोप्लेन्स को सेफ रखा जा सके। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को अपने स्क्रीन पर सारे एरोप्लेन्स दिखते हैं ब्लिंकिंग डॉट की तरह। पर अब अगला सवाल ये उठता है कि एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को ये इन्फॉर्मेशन मिल कैसे पाती है? ये सारे प्लेन कहाँ पर है? उन्हें ये इन्फॉर्मेशन मिलती है रडार से। रडार बेसिकली एक ऐसा डिवाइस है जो रेडियो वेव का इस्तेमाल करता है दूर मौजूद ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करने के लिए। अब रडार से ना सिर्फ एरोप्लेन, स्पेसक्राफ्ट बल्कि टॉरनेडोस को भी डिटेक्ट किया जा सकता है। लेकिन जिन रडार का इस्तेमाल किया जाता है एरोप्लेन को डिटेक्ट करने के लिए, उन्हें हम दो भागों में बांट सकते हैं, प्राइमरी रडार और सेकेंडरी रडार। प्राइमरी रडार एक ऐसा सिस्टम है जिसमें दुनिया भर में जमीन पर स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पर कुछ एंटीनास को लगाया जाता है। वो एंटीनास रेडियो वेव्स भेजते हैं और वह रेडियो वेव्स जब एरोप्लेन से रिफ्लेक्ट होकर वापस आती है तो टाइम देखा जाता है।
जिसके बेसिस पर डिस्टेंस को कैलकुलेट किया जाता है। प्राइमरी रडार डिस्टेंस बता सकते हैं एरोप्लेन का हॉरिजॉन्टली, लेकिन वर्टिकली नहीं बता सकते कि वो एरोप्लेन कितनी हाइट पर है। वर्टिकल डिस्टेंस बताने के लिए सेकेंडरी रडार का इस्तेमाल किया जाता है और ये थोड़ी कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी है। इसमें एक ट्रांसपोंडर लगाया जाता है एरोप्लेन के ऊपर और जो भी प्राइमरी एंटेना से सिग्नल आ रहे हैं रेडियो वेव्स के, ये ट्रांसपोंडर उन सिग्नल को कैच करता है और रिस्पोंड करता है अपने सिग्नल से। इस तरीके से और ज्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है एक फ्लाइट की पोजीशन के बारे में और ज्यादा रिलायबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। 12 नवंबर 1996 के उस ऐतिहासिक दिन पर बहुत ही छोटी छोटी गलतियां हुई इस बड़ी दुर्घटना में। सबसे पहले इंडियन ऑफिशियल्स को लगा कि जो सऊदी वाला एरोप्लेन था उसने पक्का ढंग से इंस्ट्रक्शंस को भी सुना नहीं होगा। उन्हें 14,000 फीट तक रहने को कहा गया था, लेकिन वो 15,000 फीट तक चला गया और कजाक वाले के साथ जाकर टकरा गया। लेकिन जब दोनों प्लेन से ब्लैक बॉक्स को रिकवर किया गया तो वहां से जो फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर था उससे रिकॉर्डिंग देखी गई कि एग्जैक्टली क्या हुआ था और पता चला कि सऊदी वाला जो एरोप्लेन था एक्चुअली में वो 14,000 फीट पर ही था और जो टकराव हुआ था इन दोनों एरोप्लेन्स के बीच में वो 14,000 फीट पर हुआ था। यानी कि जो कजाक वाला एरोप्लेन था वह 15,000 से 14,000 फीट पर आ गया। तो सवाल ये उठा कि ऐसा क्यों हुआ। वीके दत्ता ने कहा था कि कजाक वाले एरोप्लेन के पायलट को 15,000 फीट ही रहना, उससे नीचे मत आना। जो ऑडियो रिकॉर्डिंग रिकवर की गई ब्लैक बॉक्स से उन्हें सुनकर पता चला कि जो 2 कजाक के पायलट थे वो सुन भी नहीं रहे थे कि एटीसी क्या कहने लग रहा है। दूसरी चीज ये पता चली कि एक्चुअली में इन कजाक पायलट को इंग्लिश भी ढंग से समझ में नहीं आती थी। इनफैक्ट एक रेडियो ऑपरेटर था प्लेन के अंदर जो एटीसी से आए मैसेजेस को ट्रांसलेट करने लग रहा था इंग्लिश से रशियन में, ताकि इन पायलट को समझ में आ सके। एक्सीडेंट की रिपोर्ट ने यहाँ पर कंक्लूड किया कि एटीसी ने जो उन्हें इंफॉर्मेशन सुनाई थी उसमें एरर ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुआ। एटीसी ने उन्हें एक सर्टन फ्लाइट एक सर्टन लेवल पर रुकने को कहा। उन्होंने उसे मिसअंडरस्टैंड कर लिया या उन्हें लगा कि ये इंस्ट्रक्शन दूसरी फ्लाइट के लिए बताई गई। उस बात का गलत मतलब समझ लिया, इसलिए वह डिसेंड कर गए। एक्चुअली में उस जमाने में सोवियत यूनियन का अभी अभी ब्रेकअप हुआ था। कजाकिस्तान एक नया देश था और जो रशियन नेशनल एयरलाइंस थी उसे बांटा गया था अलग अलग कंट्रीज की एयरलाइंस में जब सोवियत यूनियन का ब्रेकअप हुआ, और इन एयरलाइंस की रेपुटेशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। लेकिन अब बड़ा सवाल ये उठता है कि एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से इतना बड़ा डिजास्टर हो जाए, क्या इस सिस्टम को बनाने वाले लोग सिर्फ इस पर रिलाई कर रहे हैं? कम्युनिकेशन जो होगा पायलट और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के बीच में वह सही होगा। लेकिन 1990 में ऐसा नहीं होता था। एक ही एयर कॉरिडोर का इस्तेमाल किया जाता था और पहले के समय में सेकेंडरी रडार का इस्तेमाल नहीं किया जाता था, तो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को भी पायलट से कम्युनिकेशन पर रिलाई करना पड़ता था। अब इस भयानक डिजास्टर के होने के बाद हमारी सरकार ने, इंडियन ऑफिशियल्स ने और दुनिया भर के एविएशन एक्सपर्ट्स ने इससे सीख ली और पूरे सिस्टम में बहुत से ऐसे चेंजेस किए जिसकी वजह से ऐसी कोई घटना दोबारा ना हो। और इसके बाद से आज तक इंडिया में भी कोई ऐसी घटना दोबारा नहीं हुई। इसके बाद से कभी भी 2 एरोप्लेन से एक दूसरे के साथ हवा में कोलाइड नहीं करे हैं। क्या रीजन है इसके पीछे? पहला तो यही है कि अब सेपरेट एयर कॉरिडोर कर दिए गए हैं आने वाले विमानों के लिए और जाने वाले विमानों के लिए। दूसरा, सेकेंडरी रडार। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन एक स्टैट्यूटरी बॉडी है सेंट्रल गवर्नमेंट की, जो कई सालों से रिकमेंड कर रही थी कि हमें एरोप्लेन्स में सेकेंडरी रडार को लगा देना चाहिए। सरकार ने यह मैंडेटरी बनाया कि हवा में उड़ने वाला हर विमान अब TCS के साथ उड़ेगा, ट्रैफिक कॉल्यूजन अवॉइडेंस सिस्टम। चरखी दादरी की इस घटना के सिर्फ 5 महीने के बाद सिविल एविएशन मिनिस्टर CM इब्राहिम ने अनाउंस की लोकसभा में कि 31 दिसंबर 1998 के बाद जितने भी 30 सीटर प्लस विमान हैं, सब पे ये TCS सिस्टम फिट किया जाएगा। ये एक ऐसा सिस्टम है जो अलार्म बजा देता है एरोप्लेन के अंदर अगर कोई भी और विमान उस एरोप्लेन के 1000 फीट वर्टिकल डिस्टेंस में आए। उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एक बार जब अलार्म बज जाता है तो ये सिस्टम पायलट को बताता भी है कि किस डायरेक्शन में उड़ो, ताकि ये 1000 फीट मेंटेन रह सके। तो अगर नीचे से दूसरा विमान आपके एरोप्लेन के पास आया है तो ये अलार्म बजेगा और अलार्म बताएगा पायलट को कि ऊपर की डायरेक्शन में जाओ। ये एक बहुत बड़ा कदम था इंडिया के लिए और बाकी देशों को भी ये सिस्टम अपने एरोप्लेन्स में इम्प्लीमेंट करना पड़ा। तीसरा प्रॉब्लम इस घटना की वजह से जो उठा वो था लैंग्वेज और उसकी बारीकियों को लेकर। जब कोई भाषा बोलता है दूसरा वाला इंसान उसे कितनी बारीकी से समझ पाता है, कहीं उसे मिस इंटरप्रेट तो नहीं कर लेगा।
ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है पोटेंशियली एटीसी और पायलट के बीच में, इसे कैसे होने से अवॉइड किया जा सके। इतने सारे मल्टीकल्चरल बैकग्राउंड के लोग कैसे एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर पाए जिसमें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। क्या हो सकता है इसका सोल्यूशन? इंडिया ने 1998 में इस इश्यू को इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने उठाया, ICAO के सामने उठाया। प्रपोजल रखा गया कि हर पायलट के पास इंग्लिश की लैंग्वेज के लिए कम से कम इतनी प्रोफेशन होनी चाहिए कि वह कम्युनिकेट कर पाए। इसलिए इंटरनेशनल लेवल पर इंग्लिश को चूज कर लिया गया। तो दोस्तों, ये थी कहानी फ्लाइट इल्यूशन 76TD और बोइंग 747-168B की। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपको वीडियो कैसी लगी हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी रोचक जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।